Hi everybody, this is Dr. Priyanka. Welcome to today's session. आज हो रहा है marathon for UGC NET JRF 2023 और all the students who are going to appear for the set exams also, and especially for my students from Odisha जिनका अभी हाल ही में SSB PGT का एग्जाम होने वाला है और जिसका सिलेबस एग्जैक्टली यूजीसी नेट के सिलेबस से मैच करता है, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा है और जल्दी ही इनका लेक्चरशिप भी होने वाला है, लेक्चरशिप का एग्जाम. So all these marathons and extra sessions I'm doing is only in the benefit of you all. Live session करने की भी कोशिश करेंगे, but अभी के लिए you have to depend on the recorded sessions. चलिए, तो ये मेरी बुक है. मीनवाइल ये सभी स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के एंट्रेंस एग्जाम्स की या रेट के एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, please buy this book. When I say please का मतलब ये नहीं है that I'm requesting you. This is just a suggestion because having so many years of experience in this industry, देख के सारे previous year question papers बच्चों को समझ के I have tried to bring out this book, putting in a lot of hard work in which each and every topic of your syllabus has been covered in detail. Keywords के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाले हैं. बाकी आप डिटेल आप पढ़ सकते हैं, राइट. एनईपी पे ऊपर मॉक है, बाकी मॉक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं. तो ऑल इन ऑल आई कैन से कि जो मेरा पर्सपेक्टिव था इस बुक को बनाने के पीछे वो ये था कि वो सभी स्टूडेंट्स जो नेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके पास एक ऐसी चीज हो जिसको वो रेफर कर सकते हैं. दे डू नॉट नीड टू रेफर टू एनी एक्स्ट्रा बुक. मतलब वो होलसम होना चाहिए. So this is specially for you people. It is available on Amazon, Flipkart and all the leading bookstores. You can buy this book and it's going to be your friend for life. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से. ये है मैच द टाइप ऑफ रिसर्च विद द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो. सो अगेन पॉज कर लो बीच में इन केस टाइमर जल्दी चल रहा है और आप अभी पूरे से पढ़ नहीं पाए हैं. टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड द डिस्क्रिप्शन. मैच द कीवर्ड्स. तो चलिए, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी के लिए ये कह रहा है डिजाइन्ड टू एड एंड असेस द मेरिट. इंक्वायरी में हम कभी असेस नहीं करते, हम क्वेश्चन के साथ जाते हैं, हम डिस्कवरी के साथ जाते हैं, राइट. ये कह रहा है ए के साथ 1 एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन. अगेन यहीं से गलत हो गया. हम जब इंक्वायरी अप्रोच से जा रहे हैं, इंडक्टिव अप्रोच से जा रहे हैं, क्वेश्चन से जा रहे हैं, तो भाई हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं. ये कह रहा है ए के साथ 2 सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस. अगेन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, एनालिसिस तो भाई है नहीं, वी आर गोइंग विद अ क्वेश्चन, राइट. नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी के साथ ये कह रहा है प्रेफर इंडक्टिव रीजनिंग. कीवर्ड आ गया. फ्रॉम ग्रास रूट ऑब्जर्वेशन, दूसरा कीवर्ड डिस्कवरी. तो इंक्वायरी का दूसरा नाम ही जो है वो डिस्कवरी है. तो ए के साथ 5 जाना चाहिए, बाकी चेक कर लेते हैं. फिनोमिनोलॉजिकल को ये क्या बोल रहा है, एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा. ठीक है, टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन. फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के लिए ये बोल रहा है. फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च का क्या कीवर्ड होता है, लिव्ड एक्सपीरियंशियल रियलिटीज. तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, लाइक लिव्ड एक्सपीरियंशियल रियलिटीज मतलब जैसे कोविड-19 पे आपने रिसर्च की, तो वो लोग जिन्होंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है. तो ठीक है, क्वालिटेटिव होता है, ये मैच कर रहा है. एथनोग्राफी क्या होती है, एथनिसिटी, रेस के ऊपर आप जब रिसर्च करते हो तो लिखा है एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल ग्रुप रिलेटेड टू शेयर्ड बिलीफ्स. रेस कल्चर आ गया, तो बिल्कुल सही जा रहा है सी के साथ 1. ग्राउंडेड थ्योरी के लिए कह रहा है एनालिसिस. ग्राउंडेड थ्योरी में आप यही करते हो, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेते हो, कोडिंग करते हो और तब तक करते रहते हो डेटा कलेक्शन जब तक सैचुरेशन नहीं आता. क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस पे मैं एक सेशन भी कर चुकी हूँ, वो आप देख लीजिएगा. ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के साथ ये मैच हो रहा है. पार्टिसिपेंट परसेप्शन का सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस, राइट. सो यस, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Further, supposing the researcher computes a value of t for testing the significance of difference between mean achievement of two groups and find it statistically significant. तो आप इनमें से कौन सा डिसीजन जो है वो दोगे बेस्ड ऑन द एविडेंस. तो चलिए, इसका आंसर जो है वो होना चाहिए बी ऑप्शन. बताती हूँ आपको.
टी टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले पैरामीट्रिक टेस्ट है, और टी टेस्ट तब आप करते हो जब आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं। आपके पास दो ग्रुप्स हैं और आप देखना चाहते हो कि उनका जो मीन है वो आपस में सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया, जब आ गया तो मतलब नल रिजेक्ट होगी, ऑल्टरनेट एक्सेप्ट होगी। अगर मीन डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं आता, जब आप टेबल वैल्यू से चेक करते हो, तो नल एक्सेप्ट होती है। और आइदर चीज होती है, अगर नल एक्सेप्ट हो रही है तो ऑल्टरनेट एक्सेप्ट होगी, अगर नल रिजेक्ट हो रही है तो ऑल्टरनेट एक्सेप्ट होगी, अगर ऑल्टरनेट जो है वो रिजेक्ट हो रही है तो नल एक्सेप्ट होगी। राइट, ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही हैं, दोनों हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही हैं। तो इस केस में वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन मीन जो है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब कि जो आपकी कंप्यूटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से ज्यादा है। तो अगर आपकी वैल्यू ज्यादा है तो नल तो हो नहीं सकता, नल को रिजेक्ट करना पड़ेगा और ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो रिसर्चर रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट्स द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, जिसको कि आप रिसर्च हाइपोथेसिस भी जो है बोलते हो, alternate hypothesis. So coming to question number 5, a distinctive feature insisted in experimental design is, ये क्वेश्चन के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, और इस क्वेश्चन को बेस मान के ही आप रिसर्च जो है उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। डिस्टिंक्टिव फीचर यानी कि एक ऐसी फीचर जो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में होती है और किसी में नहीं होती। कॉज एंड इफेक्ट जो है वो एक्सपोज फैक्टर में भी होती है। कंट्रोल ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स आप कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता है सभी रिसर्चेस के अंदर, डिस्क्रिप्टिव में स्पेशली। कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ डेटा, तो देखिए रिग्रेशन हो गया, एनोवा, एनकोवा, टी तो आप लगाते ही है ना, डिस्क्रिप्टिव में भी लगाएंगे, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल में आप टी टेस्ट लगा सकते हैं। मैन्युपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वही हो पाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में, और किसी भी रिसर्च के अंदर मैन्युपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। कॉज एंड इफेक्ट होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, बट वो एक्सपोस्ट फैक्टो में भी होता है, लेकिन एक्सपोस्ट फैक्टो के अंदर कभी मैन्युपुलेशन नहीं होती। याद रखिए, मैन्युपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लास्ट टू लास्ट एग्जाम में यूजीसी नेट ने मैन्युपुलेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दे दिया था, और बहुत स्टूडेंट्स ने देखा मैन्युपुलेशन तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है, और उन्होंने वो आंसर मार्क कर दिया। तो आपको वो नहीं करना है, मैन्युपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू? देखिए, जब आप प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, अगेन पैरामीट्रिक, रैंक डिफरेंस की बात करो जो ऑर्डर के ऊपर बेस्ड होता है, या पार्शियल कोरिलेशन की बात करते हो, तो इनकी वैल्यू होती है नेगेटिव -1, जिसको परफेक्ट नेगेटिव वैल्यू कहते हैं, से लेके 0 से लेके +1। राइट, कोरिलेशंस जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, तो फ्रॉम -1 टू +1। जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट होता है, ये मैंने किताब में भी बहुत क्लियरली बताया है, जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट होता है उसका पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो जब आप कोरिलेशंस की बात करते हो ना, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन नेगेटिव वैल्यू ले सकता है, पार्शियल कोरिलेशन ले सकता है, रैंक डिफरेंस ले सकता है, लेकिन जब आप मल्टीपल वेरिएबल्स का आपस के अंदर कोरिलेशन देखते हो तो वो नेगेटिव वैल्यू नहीं लाता। तो याद रखिएगा, मल्टीपल कोरिलेशन जो है उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 50 स्कोर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ये नहीं है 1 to 50 लिख रहे हो आप, ये कह रहे हैं 50 स्कोर हैं, तो मीडियन की वैल्यू क्या होगी? देयर आर 50 स्कोर्स, 1 2 3 4 करके आप 50 मत मानना। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा मीन ऑफ 25th एंड 26th स्कोर। सबसे पहले मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है मिडल मोस्ट वैल्यू, लेकिन ये मिड वैल्यू कौन सी होती है? जब आप नंबर्स को छोटे से बड़े पे लगाते हो, यानी फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर पे अगर आप लगा रहे हो, या डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज भी लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास, जस्ट गिविंग यू
ऐसा कुछ डेटा है, या आप 1 भी ले लो, 10 भी ले लो, आप 7 भी ले लो। तो सपोज ये आपके पास जो है वो डेटा है, यहाँ पे भी हम 8 ले लेते हैं। तो ये क्या है, ये मिक्स मैच है। अगर मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो मैं लगाऊंगी 1 2 4 6 8 8, 7 मिस कर दिया मैंने, 7 8 8 और 10, इसे कहा जाता है असेंडिंग। अब इसमें से जो मिडल मोस्ट वैल्यू है उसको आप मीडियन बोलोगे। तो देखिए कितने हैं हमारे पास, जो स्कोर है वो इवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे इवन नंबर है। तो जब भी इवन नंबर होता है तो आप क्या करते हो, मिडल की जो दो वैल्यूज होती हैं उनका मीन निकालते हो, राइट। जैसे ये 50 स्कोर्स है ना, तो 25th और 26th स्कोर मिडिल दो वैल्यू है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 11 लेती हूँ, ये क्या बन गया, ऑड स्कोर। तो इसमें से जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी वो 7, आप क्लियरली बोल दोगे, राइट। ऑड स्कोर है कि भैया 7th मिडल मोस्ट वैल्यू है, ये हमारा मीडियन है। लेकिन यही अगर जैसे आप कह सकते हो कि 50 स्कोर्स की तरह, यानी आपके पास इवन स्कोर है, तो मिडल की जो दो वैल्यूज होती हैं आप उनका मीन निकालते हो, ठीक है। और वो आपका जो मीडियन बनता है। तो 50 स्कोर्स में जो 25th पोजीशन पे नंबर है और 26 पोजीशन पे नंबर है, आप उनका मीन निकालोगे। अब कह रहे हैं कि the essential element that differentiates probability sampling and non probability sampling technique is what? तो देखिए, आप सबसे पहले आपको समझना होगा कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स कभी रिसर्चर अपनी चॉइस से लगाता है, कभी कभी उसका रिसर्च टॉपिक होता है, उसके डिपेंडिंग वो चूज करता है। तो साइज ऑफ सैंपल नहीं है। प्रोबेबिलिटी को रैंडम सैम्पलिंग भी आप कहते हो और नॉन प्रोबेबिलिटी को नॉन रैंडम भी कहते हो। तो जिसका नाम ही रैंडम है तो ऑब्वियस सी बात है कि रैंडमनेस इन सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स, प्रोबेबिलिटी में रैंडम के अंदर आप हर यूनिट को इक्वल चांस देते हो सिलेक्शन का, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आप कन्वीनियंस के हिसाब से कोटा सैम्पलिंग भी कर सकते हो, आप आप कर सकते हो चेन बॉल सैम्पलिंग जो होती है, रेफरल सैम्पलिंग, वो भी कर सकते हो। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, for controlling extraneous variable in an experimental research design, random assignment of subject is better than matching. रीजन है मैचिंग टेंड्स टू रिड्यूस द सैंपल साइज। तो इनमें से क्या करेक्ट है? सो रिसर्च को लेके क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसके अंदर ना दो चीजें जो हैं वो हो सकती हैं, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ठीक है। कंट्रोल करते हैं रैंडमनेस जो होती है, क्यों कहते हो आपकी रैंडम सैम्पलिंग करो या रैंडम सिलेक्शन करो आप यूनिट्स की, उसका रीजन ही यही होता है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो है वो कंट्रोल होते हैं, छट जाते हैं, रियल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो बिल्कुल सही बोला है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल एक तरह से करने के लिए आप रैंडम असाइनमेंट करते हो, ये स्टेटमेंट सही है। मैचिंग टेंड्स टू रिड्यूस द सैंपल साइज, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं है। मैचिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, मेरे पास कंट्रोल ग्रुप है, मैं चाहती हूँ कि जैसी मैं सैंपल इसमें लूं उसी के साथ का मुझे सैंपल इसमें लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मुझे मेरे सैंपल के अंदर वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका IQ 100 का है, तो मेरे को मैच करना पड़ेगा कंट्रोल ग्रुप में भी। जब भी आप करते हो तो डेफिनेटली सैंपल साइज तो रिड्यूस होता है, बट क्या ये रीजन है कि हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए रैंडमाइजेशन करते हैं? तो रीजनिंग जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए ए और बी दोनों आंसर सही हैं। Which of the following combinations of goals of education are achievable through universalization of elementary education? इनमें से कौन से गोल्स जो हैं अचीव कर सकते हो थ्रू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करिएगा एंड ओनली देन आंसर, ओके।
ओके, सो देखिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्री लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं देश के अंदर, उन सब को वो सब जो है वो लिटरेट हो, है ना, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो सबको मिले। ये कह रहे हैं कौन सा कॉम्बिनेशन गोल्स ऑफ एजुकेशन आर अचीवेबल, कौन कौन से गोल्स आप अचीव कर सकते हो ऐसा करने से। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, तो ये तो स्ट्रांग है भाई, इसको काट दो यहां से, जहां पे भी इसको मेंशन नहीं किया है। डेवलपमेंट ऑफ एन इनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी, बिल्कुल सही, हम चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो नॉलेज सोसाइटी हो, इसीलिए तो हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को करते हैं, राइट। Development of scientific temper in Indian society, is that one of the reasons? नहीं है। एजुकेशन एज अ टूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगेन एजुकेशन से आप नॉलेज सोसाइटी बना रहे हो, राइट, रिसोर्सेज या स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो। प्रमोटिंग अवेयरनेस इन सोसाइटी अबाउट द लिमिट्स ऑफ नॉलेज, भाई नॉलेज की तो कोई लिमिट नहीं होती है ना, तो जहां पे ई स्टेटमेंट है वो वैसे ही जो है गलत है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। यस, ऑप्शन नंबर B is the right answer. Now coming to the next question, identify the specific interventions introduced for universalization of elementary education. और कौन कौन सी चीजें हैं या जो जो आप फैसिलिटीज दे सकते हैं फॉर ब्रिंगिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप देख लो कि 5 ऑप्शंस हैं, वीकेस्ट को एलिमिनेट कर दो। Identify the specific interventions introduced for universalization of elementary education. मिड डे मील, बिल्कुल मिड डे मील देंगे तो स्टूडेंट्स जो है वो एटलीस्ट स्कूल आएंगे, स्पेशली वो जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स, ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको बोझ ना लगे कि पैसा जाएगा एजुकेशन में और वो इसलिए बच्चे को ना भेजें, तो सरकार जो है वो उनको टेंशन फ्री रखती है और स्टूडेंट्स को मिड डे मील भी प्रोवाइड कर रही है, बुक्स, यूनिफॉर्म्स ऑल्सो, ताकि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हम प्रोवाइड कर पाए कंट्री में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री लैपटॉप्स, अभी ओवरऑल इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ है। मैंने एक बारी क्लास में बताया था कि जब जयललिता जो थी वो चीफ मिनिस्टर थी, तो उनकी स्टेट के अंदर एक टाइम ऐसा भी आया था जो गर्ल स्टूडेंट्स थी उनको फ्री लैपटॉप्स जो है वो दिए गए थे, बट ये ओवरऑल इंडिया में नहीं हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान का तो पर्पज ही यही है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। 2010 तक इनको अचीव करना था टारगेट, बट नहीं हो पाया, और दैट इज द रीजन सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन और रमसा को किसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, समग्र शिक्षा के अंदर। तो देखिए ये तो आएगा ही आएगा, राइट। एंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये भी इसलिए खोले गए थे कि जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, पोटेंशियल है जिनके अंदर, उनको आप अच्छी क्वालिफाई एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर पाए। तो देखिए ए, बी, डी, ई कहाँ है, मुझे ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, तो आंसर सही होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the purpose underlying vocational education is to focus on, एनईपी ने भी वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया है, राइट। पर्पस पूछा गया है वोकेशनल एजुकेशन का, क्यों देते हैं हम, ताकि बच्चा जब स्कूल से बाहर निकलता है ना तो वो सक्षम हो अपनी फाइनेंशियल अर्निंग के लिए, इंडिपेंडेंट हो, दैट इज द पर्पस। वर्क एक्सपीरियंस एज अ कंपल्सरी कंपोनेंट तो ऐड कर दिया एनईपी 2020 ने, इंटर्नशिप्स दे दिए हैं, राइट, बट क्या ये पर्पस है? पर्पस तो कुछ और है, पर्पस है कि आप उनको जो है सक्षम बना रहे हो। ट्रेनिंग ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स इनटू गेनफुल अर्निंग स्किल्स, ताकि बच्चे के अंदर स्किल्स आए, and once he comes out of the institution he is capable of earning, उस स्किल को जो है प्रैक्टिस में लाके वो अर्न कर सकता है। मीनिंगफुल एंगेजमेंट, बैलेंसिंग लोड ऑफ लिबरल एजुकेशन, नहीं, क्लियर कट इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं। कंपैरेटिव एजुकेशन जो है आपका पर्टिकुलर टॉपिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। In which of the following countries the local authorities have the highest say in the matters of curriculum development?
तो इसका आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लोकल अथॉरिटीज हैव द हाईएस्ट से का मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज है ना, आप कह सकते हो विलेज लेवल पे, आप रूरल एरिया लेवल के ऊपर जो अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज, वो वहां के करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर उनका जो है हाईएस्ट से होता है। क्यों हाईएस्ट से होता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम जो भी लोकल डेमोग्राफी है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो वही लोग समझ सकते हैं जो वहां के हैं। सो दैट इज द रीजन ये अडॉप्ट करते हैं यूएसए। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन implies what? कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन implies what? मेजर क्रक्स क्या है? इम्पार्टिंग एजुकेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस, भाई वो तो होता है। यूजिंग मास मीडिया एंड कंप्यूटर इन क्लास, क्लियरली नहीं बता गया है ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, so let it be. Imparting quality education through mitigating the negative effects of distance in education. Distance education क्या होता है? जब आप रेगुलर यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते हो, कॉलेज नहीं जा पाते हो, किसी कारणवश, यू कैन बी वर्किंग और फॉर सम अदर रीजंस, तो आप क्या करते हो, आप डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हो, बट इंश्योर किया जा रहा है डिस्टेंस एजुकेशन में कि जस्ट बिकॉज आप ऑफलाइन क्लासरूम्स में रेगुलरली नहीं जाते हो, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स या जो आप कह सकते हो उसका जो वीक पॉइंट है उसको अच्छे तरीके से हम कवर कर पाए, राइट? वो बेशक नोट्स हो या एक्स्ट्रा क्लासेस हो या पीसीपीज लगाना हो, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसके अंदर ये आ रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि कैसे डिस्टेंस के नेगेटिव इम्पैक्ट को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। employing non-conventional methods of teaching except face to face, just because हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तरह तरह के टीचिंग टेक्निक्स, तो इसका बेसिक रीजन होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। curriculum is regarded as sum total of experiences acquired by the learner in a school. Which combination of the following set of experiences will be deemed congruent in this regard? तो करिकुलम जो होता है वो क्या होता है? एकेडेमिया, करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज एंड ओवरऑल एक्सपीरियंसेस, है ना? ये माना जाता है ना करिकुलम को, इट्स अ सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस दैट द लर्नर गेट्स इन द स्कूल। सो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस विल बी डीम्ड इन सिंक, जिसको कहते हैं हार्मनी में, सिंक और हार्मनी। तो प्लैंड एंड नोन एक्सपीरियंसेस क्या इसका पार्ट होगा? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल पार्ट होना चाहिए। अनप्लैंड फ्रॉम अननोन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस आपको किसी भी चीज से मिल सकता है। लर्निंग क्या होती है? जरूरी नहीं है ना कि लर्निंग प्लान्ड होगी, आप घर के अंदर भी करते हो तो अनप्लान्ड लर्निंग हो जाती है, क्लासरूम के अंदर भी अनप्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है आपको मिल जाते हैं, राइट? एक्सपीरियंस गेन्ड ड्यूरिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, क्या इसका ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है? एक्सपीरियंस गेन लर्निंग थ्रू को करिकुलर, हमने तो पहले लिख दिया कि हाँ भाई को करिकुलर एक्टिविटीज तो प्लान्ड भी होगा, अनप्लान्ड भी हो जाता है। एक्सपीरियंस गेन थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज भी होता है। लिव्ड एक्सपीरियंसेस विच प्रमोट क्रिएटिव आउटलुक, जी क्रिएटिविटी तो डेवलप होती है, बट यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कॉम्बिनेशन सेट ऑफ एक्सपीरियंस विल डीम्ड कॉन्ग्रुएंट इन दिस रिगार्ड। तो लिव्ड एक्सपीरियंसेस विच प्रमोट क्रिएटिविटी की बात आ गई यहाँ पे ना, इन्होंने फोकस क्रिएटिविटी के ऊपर कर दिया। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ सिंकिंग के बारे में पूछ रहा है। सिंकिंग का मतलब हो गया SYNC, पूछता है ना कि अपने फोन को आपके लैपटॉप के साथ सिंक करना है या नहीं, आपके जीमेल अकाउंट को करना है कि नहीं, है ना, सिंक प्रीवियस जीमेल अकाउंट से। सो दीज थ्री आर द मेन statements which are in sync. Coming to question number 17, इनमें से कौन सा मॉडल ऑफ करिकुलम जो है वो मिनिमम स्कोप फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग देता है? बहुत ही सरल है ये।
सो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जहां पे सब एम्प्लॉयज का जो से है वो कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल होता है उसके अंदर क्या होता है? एडमिन डिक्टेट करता है, सीनियर अथॉरिटीज जो है वो डिक्टेट करती हैं। तो डेमोक्रेटिक तो नहीं होगा क्योंकि बड़ों की सुनी जाएगी। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following combinations describe the characteristics of system analysis model of curriculum? System analysis model of curriculum का कौन सा कॉम्बिनेशन जो है जाएगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के? तो देखिए अगेन 5 स्टेटमेंट्स हैं, आपको 4 चुननी है। इलिमिनेट द वीकेस्ट। सिस्टम के अंदर सब सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम और सब सिस्टम्स इंटरैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का उसके साथ भी मैच करता है। इनहेरेंट कोऑर्डिनेशन होता है, अभी हमने बात किया फंक्शनिंग ही तभी होती है जब सोसाइटी के जो सब सिस्टम्स होते हैं वो इन कॉन्टैक्ट होते हैं। बट यहाँ पे बात की जा रही है सिस्टम एनालिसिस मॉडल ऑफ करिकुलम, यानी करिकुलम के अंदर जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। अगर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग विद दैट वो जो 3 इडियट्स में जो चतुर वाला है कि मैं आपको सिस्टम एनालिसिस मॉडल ऑफ करिकुलम की डेफिनेशन दूं। आई एम ट्राइंग टू टेल यू प्रैक्टिकली क्या होता है। कुछ देर के बाद सिस्टम का आउटपुट डिक्रीज होता है, नहीं भाई ये हमारा एम नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना, आउटपुट इंक्रीज करने की कोशिश होती है। द क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इनपुट। जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपको अच्छा आउटपुट जो है वो मिलेगा। सो क्लियरली डी को जो है आप इलिमिनेट कर दो। कहाँ पे डी इलिमिनेट हुआ है? यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। इसको डिलीट 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 जी हाँ। सो अगेन दिस इज अ रिमाइंडर दैट यू कैन बाय माय बुक Whole Soul Grail for success in your RET exams and UGC NET and all the set exams and the assistant professor exams, and do join my Telegram group. Coming to question number 19, informative evaluation क्या होता है? Formative evaluation क्या होता है? इसके साथ में आपको एक बाउंसर क्वेश्चन भी बताती हूँ। एक बार यूजीसी नेट में पूछा गया था कि कौन सी इवैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक, बोथ, ऑल ऑफ देम। तो द आंसर इज फॉर्मेटिव एंड समेटिव इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अभी जो लेटेस्ट एनसीएफएससी आया है जो एनसीईआरटी ने निकाला है उसके अंदर भी फॉर्मेटिव और समेटिव का इक्वली ही जो है वो जिक्र है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इनफॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? एग्जाम इज हेल्ड आफ्टर द एंड, ये समेटिव के अंदर होता है। लर्नर्स आर इवैल्यूएटेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, हाँ होता है। इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन प्रोसेसेस, बिल्कुल कैसे लर्निंग चल रही है, एंड एज सच इट इज कंडक्टेड ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस। बिल्कुल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आप कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हो, यूनिट टेस्ट हो गए, क्लास टेस्ट हो गए, टर्मिनल टेस्ट हो गए, आप चेक कर रहे हो, बच्चे की प्रोग्रेस देख रहे हो, डायग्नोज कर रहे हो, और फिर आगे असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग जो है हम करते हैं, राइट। क्वेश्चन सेट इन ऑल एग्जामिनेशंस आर फ्रेम्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, इसका आंसर होना चाहिए 19 का सी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, difficulty value of a question of an achievement test is indicated usually by computing। मतलब एक क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, तो हम उसकी वैल्यू कि वाकई में वो डिफिकल्ट है या नहीं है कैसे पता लगा सकते? जैसे तुम्हारा यूजीसी नेट का पेपर होता है उसमें अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो कितने स्टूडेंट्स ने जो है उसका सही आंसर दिया या कितने स्टूडेंट्स का उसने आंसर सही नहीं दिया, इसके बेसिस पे जब 2 शिफ्ट्स में पेपर होता है ना, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 होता है कि नहीं, तो अपनी हिसाब से तो वो शिफ्ट 1 और शिफ्ट जो उसके क्वेश्चंस होते हैं उनको तो वो एक ही डिफिकल्टी लेवल के बनाते हैं, बट एक्चुअली नहीं हो पाता ऐसे। तो कैसे नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है? नॉर्मलाइजेशन के अंदर यही देखा जाता है कि आपके कौन से डिटेल स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होता है कि कौन से क्वेश्चंस हैं, कितने अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स ने उसका सही आंसर दिया, उससे डिसाइड होता है उसका डिफिकल्टी लेवल। तो और फिर नॉर्मलाइजेशन होती है। तो यहाँ पे तो सिंपल सा पूछा गया है कि एक क्वेश्चन पेपर में कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है।
यानी कि वो सभी स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने उसका आंसर सही दिया है। Which of the following combination indicates characteristics of bureaucratic administration in education? कौन से characteristics हैं? पॉज कर सकते हो आप और फिर आंसर कीजिए। ओके, तो ये लिखा है अ वेल ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम। ये बात की जा रही है ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ए तो नहीं होगा। जहां जहां ए लिखा है उसको डिलीट कर दो। डिविजन ऑफ लेबर तो होता है, अगर हायरार्की की बात करो, कौन सा इंसान क्या काम कर रहा है किस स्टेज के ऊपर, बिल्कुल स्पेशलाइजेशन भी होती है, क्लियर हायरार्की भी होती है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टास्क परफॉर्मेंस, इक्वल शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होती है। सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हायरार्की के हिसाब से स्टेप वाइज टॉप टू बॉटम, है ना, आप जो है फॉलो करते हो इंस्ट्रक्शंस। तो बी सी डी एंड एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होना चाहिए। अब which of the following is the correct sequence of various phases of systems approach? System approach के सही sequence बताइए। तो देखिए, इवेलुएशन तो आप जानते हैं लास्ट में होता है, राइट? तो ये और ये सही मान के चलते हैं, चेक कर लेते हैं। एनालिसिस होता है सबसे पहले प्रेजेंट चीज का, प्लानिंग मैनेजमेंट, या पहले मैनेजमेंट करेंगे फिर प्लानिंग करेंगे? तो प्लानिंग आना चाहिए, मैनेजमेंट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, इवेलुएशन करेंगे, राइट? तो आई थिंक सिंपल है, पहले एनालिसिस, प्लानिंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड देन इवेलुएशन। Coming to the next question, for promoting effective leadership, which of the following theories has a greater potential? Effective leadership के लिए इनमें से सबसे अच्छी थ्योरी जो है वो कौन सी है? Very simple one. ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी समझते हैं ना क्या होता है? ट्रांजैक्शनल क्या होता है? लेन देन किया। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी के अंदर क्या होता है? आपका जो लीडर होता है अच्छा होता है, आप अच्छे काम करते हैं, आपके काम को जो है उसकी कद्र की जाती है, आप अपने आप से पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर जो है वो लेके आते हो, पॉजिटिवली रूल्स को जो है अडेप्ट करते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी जो है दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ लीडरशिप थ्योरी। ओवरऑल आपके सिस्टम का, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट जो है वो उसकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज होती है, उसका आउटपुट जो है वो बेटर होता है। Coming to question number 24, which set of the following factors should be given attention for a meaningful institutional planning? कौन से फैक्टर्स मीनिंगफुल इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग्स जो हैं उनको ध्यान रखना चाहिए? Which set of the following factors, ये फैक्टर्स दिए गए हैं, मतलब इनको अटेंशन दी जानी चाहिए या इनको कंसिडर किया जाना चाहिए अगर आप एक अच्छा इंस्टीट्यूशन प्लान कर रहे हैं। तो देखिए, हाई डिलिंक्वेंसी तो नहीं होगा। डिलिंक्वेंसी क्या होती है? जो स्टूडेंट्स जो होते हैं बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं करते हैं या सोशली प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, राइट? तो ए तो काट दो, राइट? जहां पे भी ए होगा उसको काट दो। ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। फ्रीक्वेंट नेचुरल हैजर्ड्स इन एडजॉइनिंग लोकेलिटीज, आपको पता है स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। तो देखा जाता है जब भी आप कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा करोगे, आप चेक करोगे कि लोकल जो एरियाज है या उसके आसपास वहां से कुछ थ्रेट तो नहीं आ रहा, या फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, अगर आपको किसी माउंटेनस एरिया में कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन करना है, तो क्या नेचुरल हैजर्ड होते हैं? लैंडस्लाइड प्रोन तो नहीं है, राइट? एरिया तो नहीं है। तो फ्रीक्वेंट नेचुरल हैजर्ड्स इन एडजॉइनिंग लोकेलिटीज, ये भी हो सकता है अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत रूरल एरिया में सेटअप है, तो हो सकता है उसे फॉरेस्ट एरिया से जो है वो थ्रेड्स जो है वो मिले। तो फ्रीक्वेंट नेचुरल हैजर्ड्स जो आप देखते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो हैजर्ड से इम्पैक्ट हो, ठीक है?
नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ स्कूल टीचर्स, भाई बिल्कुल आपके जो काम करने वाले फैकल्टीज हैं तो डेफिनेटली उनकी नीड्स एंड एस्पिरेशंस के आप फोकस करोगे, यही नहीं स्टूडेंट्स के ऊपर भी करोगे, अगर एम्प्लॉयज हैं तो उनके ऊपर भी करोगे, राइट। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स इन द विसिनिटी, राइट। और दूसरा है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट इन द टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स के तो ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जो सक्सेसफुल हैं टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको हम डेफिनेटली इंक्लूड जो करेंगे, हैजर्ड्स को अवॉइड करेंगे, नीड्स एंड एस्पिरेशंस पे ध्यान देंगे, और जो प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, आप ठीक कर लीजिएगा इसको। Let's come to question number 25. What is the purpose of educational supervision? Educational supervision का क्या purpose है? सुपरविजन क्या होती है? जब आप एक तरह से मॉनिटरिंग करते हो ताकि जो काम है एक सिस्टम के अंदर वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं, तो नॉर्म सेट करना सुपरविजन का काम नहीं है। टू डेवलप पॉजिटिव टीचिंग लर्निंग एथोस इन द इंस्टीट्यूशन, ये सुपरविजन का काम नहीं है। हाई पास परसेंटेज स्कूल के फाइनल एग्जाम्स में सुपरविजन का काम नहीं, क्या है कि आप एफिशिएंटली, आप रेगुलरली चेक कर रहे हो कि जो आपका ऑफिस का जो मैनेजमेंट है वो सही ढंग से जो है वो चल रहा है, ओवरऑल वर्किंग सही तरह से जो चल रही है, फैसिलिटीज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, टीचिंग फैसिलिटीज, ऑल ऑफ दैट, राइट। अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, अगर कोई बिजनेस सेटअप है तो अकॉर्डिंगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेस्ट कंडक्टेड बाय क्लासरूम टीचर फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स will be called. The only purpose is to identify the strength and weakness, nothing more. वेरी सिंपल, डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पस ही सिर्फ यही होता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द लिस्ट, सेट वन, आइटम टाइप और उसके कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इंटरप्रेटिव एक्सरसाइजेस, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, मैचिंग एक्सरसाइज, क्या करते हैं ये, क्या इनके फंक्शंस है या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है? पॉज, read and then check the answer, okay? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। देखिए शॉर्ट आंसर आइटम्स, शॉर्ट आंसर में क्या होता है, जैसे अभी हो रहा है, राइट, PYQ हो गया, MCQ हो गया, आपके फिल इन दी ब्लैंक्स हो गए, आपके ट्रू फॉल्स हो गए, तो शॉर्ट आंसर यही होता है, वन वर्ड हो गया, लाइक दैट। तो ये कह रहा है मेजर एक्सक्लूसिवली द रिकॉल ऑफ मेमोराइज्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि भैया ईयर बताओ, किसी का नाम बता दो, तो लग रहा है मुझे, ठीक है। ये कह रहा है शॉर्ट आंसर के साथ असेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिलेटेड, तो भाई ये तो बिल्कुल गलत हो गया, जिसका नाम ही शॉर्ट है वो लार्ज कैसे हो सकता है। शॉर्ट आंसर आइटम्स डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स करना, अरे नहीं, शॉर्ट आंसर आइटम्स प्रोवाइड स्कोप टू मेजर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन अ गिवन फील्ड। माइंड यू स्टूडेंट्स, ये हो सकता है, राइट। शॉर्ट आंसर आपके जो PYQs भी होते हैं उसके अंदर बड़ा सा एग्जाम होता है, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट बड़ा सिलेबस है, बड़े क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो दिस के नॉट बी, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, इंटरप्रेटिव एक्सरसाइजेस। इंटरप्रेटिव एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, जैसे आपकी कॉम्प्रिहेंशन होगी, कोई पैसेज दे दिया, चलो जी उसको अंडरस्टैंड करो, या कोई सम दे दिया, उसको मीनिंग उसका डिराइव करो, जैसे थ्योरम्स होती है मैथमेटिक्स में, राइट। इंटरप्रेटिव एक्सरसाइजेस, इतना तो पता चल गया, या ए है या डी हो सकता है। बी के साथ फिफ्थ क्या है, प्रोवाइड स्कोप टू मेजर अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन अ गिवन फील्ड। टू मेजर अ लार्ज नंबर मतलब आपको मैंने कोई कॉम्प्रिहेंशन दे दिया या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मटेरियल दे दिया और मैंने कहा चलो इसको मेजर करो। अब मेजर का वर्ड मतलब इंटरप्रेट करो,
एनालाइज करो तो ये जा रहा है भाई बी के साथ 5, ये कहता है बी के साथ 1। रिक्वायर स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स, नहीं ये परफॉर्मेंस में होता है, तो सी के साथ 1 जा रहा है परफॉर्मेंस। तो देख लीजिए बिल्कुल बेहिचक मैचिंग एक्सरसाइज में ये कह रहा है असेस लार्ज अमाउंट ऑफ रिलेटेड फैक्चुअल इन रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, तो ठीक है ये थोड़ा सा शॉर्ट आंसर और मैचिंग में थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी है, बट क्लियरली इंटरप्रेटिव और परफॉर्मेंस से आपका आंसर ए आ जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टी स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ स्टैंडर्ड स्कोर जेड स्कोर ऑफ -1.5 विल बी। तो टाइमर तो चल रहा है बट आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है, बट मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ कि अगर टी स्कोर निकालना हो या जेड स्कोर निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 10z + 50। इसको याद कर लो, ठीक है। तो अगर Z स्कोर दिया हुआ है जिसको Z स्कोर बोलते हैं, अगर वो दिया है तो आप T निकाल सकते हो, T दिया हुआ है तो आप Z निकाल सकते हो। तो ये क्या कह रहा है, T स्कोर निकालो भाई, Z स्कोर है आपका -1.5, यानी T = 10 इंटू -1.5 + 50, कितना हो जाएगा -15 + 50 = 35। देखें आंसर सही है कि नहीं, देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द आइटम्स इन द लिस्ट 1, रिलायबिलिटी है और मेथड ऑफ एस्टिमेशन है, इंटरनल कंसिस्टेंसी, रैशनल इक्विवेलेंस, स्टेबिलिटी। वेरी सिंपल, हाँ फॉर माय स्टूडेंट्स तो इट्स वेरी सिंपल। वैसे तो सभी मेरे स्टूडेंट्स है अगर आप देख रहे हैं सेशन, है ना, बट आई मीन दोज हु आर रियली फॉलोइंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। सो इंटरनल कंसिस्टेंसी, चलिए जी, स्प्लिट हाफ होता है और क्या होता है एवरेज इंटर आइटम। तो चेक करते हैं ए के साथ कहाँ लगा है 2, ए के साथ 2 यहाँ लगा है, ठीक है। रैशनल इक्विवेलेंस पैरेलल फॉर्म बिल्कुल सही जा रहा है। स्टेबिलिटी टेस्ट रीटेस्ट, तो बेहिचक ऑप्शन नंबर डी को आप मार्क कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ग्रेडिंग इज डन ऑन द नॉर्मल कर्व, the proportion of high grades is balanced by an equal proportion of low grades. इसको क्या बोलोगे, नॉर्मल कर्व क्या बोलोगे, परफेक्ट है तो। यहाँ पे बैलेंस की बात की गई है, बैलेंस, परसेंटाइल ग्रेडिंग, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, क्यूमुलेटिव इकट्ठा किया हुआ ग्रेडिंग, नहीं वो बैलेंस की बात कर, रिलेटिव, एक तरह से आप कंपैरिजन कर रहे हो। तो रिलेटिव ग्रेडिंग, प्रोपोर्शन ऑफ हाई ग्रेड्स बैलेंस्ड बाय लो ग्रेड्स, इक्वल नंबर, तो ये रिलेटिव होगा। चलिए, difference between various modalities of teaching such as instruction, conditioning and training, and that of teaching depends in critical terms on which of the following। थोड़ा सा टीचर एजुकेशन और साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। देखिए, आप इंस्ट्रक्शनल मेथड या आप बच्चों की कंडीशनिंग करना चाहते हो, ट्रेनिंग करना चाहते हो, सबसे पहले टीचर का मतलब होता है बच्चे को आइडेंटिफाई करना, उसकी नीड क्या है, उसका इंटेलिजेंस किस लेवल का है, राइट। तो यूज ऑफ इंटेलिजेंस, आप बहुत ज्यादा कोई सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है ना, आप उसके साथ ज्यादा इलेबोरेटिव मेथड यूज नहीं करोगे, वो बोर हो जाएगा। यही अगर जिसका थोड़ा सा आईक्यू थोड़ा सा लो लेवल का है तो आपको उस पर ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, कंडीशनिंग डिफरेंट टाइप की होगी। तो इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी मोडालिटीज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, आइडेंटिफाई दोज विच मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन द पर्पस एंड इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हम किस लिए जो है यूज करते हैं और क्या उसका इफेक्ट होता है। 3 स्टेटमेंट्स लेनी है, पिक 3 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट्स, पिक 3 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट्स और एलिमिनेट द वीक वंस। तो आई थिंक वेरी वेरी सिंपल, इसका आंसर तो सिंपल है, सब जानते, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट जो है आपको पिक करना है।
ओके, तो मैंने जो यहाँ पे पिक किया ना, मैंने जिस तरह से किया, मेन पर्पस ईटी का क्या होता है, डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आप इस्तेमाल करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल कई स्टूडेंट्स जिनको डिफरेंट तरह की डिसेबिलिटीज हैं, डिफरेंट एप्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट असिस्टिव अडेप्टिव डिवाइसेस हैं, उनसे वो सीख सकते हैं। लैंग्वेज कन्वर्शंस भी होता है डिफरेंट डिफरेंट अब्रॉड के स्कूल्स के अंदर, या यहाँ पे इंडिया के अंदर भी काफी अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे अगर कोई बाहर से आया है या रीजनल लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो दे गिव यू हेडफोन्स जहाँ पे ट्रांसलेशंस जो है आपको जो सुनाई जा सकती है। सो मल्टीमीडिया जो है, मतलब ओवरऑल अगर आप बात करें, तो वो डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर जो हर प्रकार की हो सकती है उसको इंक्लूड करता है। तो डी ऑप्शन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहां पे ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो सकता है। चलो, द पर्पस ऑफ इट इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। बिल्कुल, हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल, हमारा कोई भी चेंज, मेथोडोलॉजी हो गया, कुछ भी हो, वी वांट इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स, वी वांट मोर, तो सी ऑप्शन तो होगा ही होगा। तो कहाँ पे है भाई डी और सी? यहाँ पे है सी और यहाँ पे है डी, कहीं पे सी और डी नहीं है। चलो, यानी कि हमारा आंसर ए करते हैं। ई, ईटी इज अ सप्लीमेंट रादर देन सब्सटीट्यूट, मतलब कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचर को मदद करता है, पढ़ाने में भी, और एजुकेशन के अंदर भी ईटी मदद करता है रादर देन सब्सटीट्यूट। ईटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चलो जी टीचर की जॉब को निकाल दो भाई, ईटी पढ़ाएगा स्टूडेंट को। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सप्लीमेंट है, सब्सटीट्यूट नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके ऊपर आते हैं, एजुकेशनल कम्युनिकेशन जो होता है उसके अंदर लिमिटेशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हो रहा है, सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या होता है, या मैं इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकती हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। अटेंशन स्पैन ऑफ रिसीवर, सोशल मार्केटिंग तो कहाँ गई, एक्सटेंडेड इंटरएक्टिविटी नहीं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं। एजुकेशनल कम्युनिकेशन में एक टीचर के अंदर, एक टीचर के लिए एक क्लासरूम में डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, उनके इंटेलेक्ट जैसे भी हमने बात की, लैंग्वेज, एनीथिंग द वेरी डाइवर्स। और जो हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, उनका अटेंशन जो है आपको मेंटेन करना मुश्किल होता है। इवन अगर अभी भी क्लास हो रही है, कई स्टूडेंट्स होंगे जो बड़े आराम से मुझे सुन रहे होंगे, पॉज करके देख रहे होंगे, और कई लगे होंगे जो 2x की स्पीड पे देख रहे हैं, राइट। और कई होते हैं जो बोर हो जाते हैं, उनको लगता है स्लो चल रहा है सब कुछ, राइट। या कई ऐसे होते हैं जिनको लग रहा है बहुत फास्ट चल रहा है। सो अटेंशन जो स्पैन है ना, वो जो बच्चों का रिटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चलिए, अब प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं और उनके इंस्ट्रक्शनल फीचर्स की बात करें। लीनियर, ब्रांचिंग, मैथेटिक, कंप्यूटर असिस्टेड। तो देखिए सभी, मेरी कोशिश की है कि सभी यूनिट्स को जो है टच किया जाए इस मैराथन में। इसको सिंपल तरीका बताऊं, कई लोग लीनियर ब्रांच, लीनियर का तो सबको पता होता है, ब्रांचिंग का भी, मैथेटिक्स का भी, बट यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने घुमा के बोला है। तो देखिए सबसे जो सरल था ना यहाँ पे, वो था कंप्यूटर असिस्टेड, यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड। ये लो, यहाँ से आपका आंसर किसी में भी नहीं दिया हुआ, यहाँ लिखा है कंप्यूटर असिस्टेड में रिलेटिवली, ये बाकी जो ऑप्शन है यहाँ दिया गया है, देखिए ऐसे पकड़ते हो आप। कंप्यूटर असिस्टेड मतलब रिलेटिवली ओपन, क्वेश्चन आंसर काट दो भैया, इसको चेक कर लेते हैं। लीनियर क्या है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स दिए जा रहे हैं, बिल्कुल सही। प्रेजेंटेशन विद प्रिमिंग एंड प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट दे रहे हो, आगे स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हो, ठीक है भाई, सही जा रहा है। ब्रांचिंग के लिए क्या कह रहा है, लार्जर स्टेप साइज, प्रोविजन ऑफ एरर ट्रीटमेंट, लर्निंग एंड टीचिंग, आप ब्रांचिंग कर सकते हो, सही जा रहे हो तो आप आगे बढ़ते हो, गलत जा रहे हो उसको ठीक करते हो। मैथेटिक्स के लिए रेट्रोग्रेसिव चेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होना चाहिए। चलिए, 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। इन मॉडिफाइंग टीचिंग बिहेवियर विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन टीचर लर्नर एक्सचेंजेस लीडिंग टू इन्फ्लुएंस पैटर्न्स। मॉडिफाइंग टीचिंग बिहेवियर करना है आपको। तो
मॉडिफाइंग टीचिंग बिहेवियर के लिए आप माइक्रो टीचिंग भी यूज करते हो, सिमुलेटेड भी करते हो, नेड फ्लैंडर्स इंटरैक्शन भी यूज करते हो। चेक करते हो कि नहीं? अब भाई यहाँ पे ना किसी एक स्किल की बात की गई है, वो है टीचर लर्नर एक्सचेंजेस, यानी कि इंटरैक्शन। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, टॉक, कम्युनिकेशन। और ना माइक्रो टीचिंग के अंदर डिफरेंट सब स्किल्स के ऊपर प्रैक्टिस होती है, एक्सपर्टीज गेन करने की कोशिश की जाती है। सो इज सिमुलेटेड, जस्ट दैट सिमुलेटेड इज इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। नेड फ्लैंडर्स प्रोसीजर ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, जिसका नाम ही क्या है? फिएक्स, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरीज। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर सही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनैक्टेड 4 स्पेशल स्टैट्यूट्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। हाँ, आपको ईयर मैच करना है और क्या प्रोविजंस हैं आपको वो मैच करना। सबसे इजी वाला पकड़ो एंड गो विद इट। ओके, सो इसका क्लियर कट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। शुरुआत करती हूँ मैं सी 1995, जो आपको पता होना चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया। देखिए सी के साथ वन कहाँ लगाया? यहीं पे लगाया ना, बस। तो बाकी चेक कर लेते हैं। राइट, मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो आया 1987 में। ओके, यस। 1992, 1992 रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, बिल्कुल सही। 1999 के अंदर नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी एंड अदर डिसेबिलिटीज। तो आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक सेकेंड। राइट, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यस। हाँ जी। अ पर्सन इज कंसिडर्ड लीगली ब्लाइंड अगर उसकी जो विजुअल एक्विटी है वो कितनी है? लीगली ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब नो विजन एट ऑल। ठीक है, सो इंक्लूसिव एजुकेशन से ये क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है 20/200। फार साइटेड एंड नियर साइटेड विजन की बात हो रही है यहाँ पे, फार एंड नियर साइटेड। एपिलेप्सी इज अ काइंड ऑफ व्हाट? इसके ऊपर अभी हाल ही में एक क्वेश्चन कह रही हूँ, हाल ही में एक मूवी भी बनी, आई थिंक बवाल, इसके ऊपर। आई थिंक जानवी कपूर उसमें एपिलेप्टिक पेशेंट जो है वो दिखाई गई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नेम ऑफ द मूवी। न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, आपके ब्रेन के अंदर कुछ सिक्रीशंस होती हैं और उससे जो है आपकी बॉडी के अंदर सीजर्स आते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट जो है एपिलेप्सी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? सो ये क्या है ना, ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज है जिसके अंदर आपके जो मसल्स होते हैं वो डे बाय डे पावर लूज करते हैं। तो जैसे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी हो गई या बॉडी मूवमेंट्स जो होती हैं वो होनी मुश्किल हो जाती है, मसल्स आपके बहुत ज्यादा वीक होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन? गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए इनके अंदर क्या मैच नहीं कर रहा? तो देखिए, क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी और जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, गिफ्टेडनेस जिसको बोलो, क्रिएटिविटी एंड गिफ्टेडनेस, उसके अंदर बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव होंगे। हाँ, वो एनालाइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को,
इंसाइट्स हो सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं चीजों को, जरूरी नहीं है कि वो जो है वो क्रिएटिव होंगे. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 41, which of the following steps have been taken by NCTE, National Council for Teacher Education, for systematic improvement in teacher education? कौन से steps लिए गए हैं? Pause, read the question, then see the answer. You have to choose any four. Okay, in case नहीं भी आता तो cognition लगाओ, दिमाग लगाओ, eliminate the weakest. हाल ही में स्टेप्स लिए गए हैं एनसीटीई द्वारा. तो देखिए, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के बारे में आप जानते हो कि बहुत ज्यादा फोकस, इनफैक्ट नैक भी इसके ऊपर फोकस करता है, बेशक टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो. तो ऑलवेज रिमेंबर ई तो आएगा ही आएगा, और ये हर ऑप्शन में दिया हुआ है. पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, ये अभी स्टेप रिसेंटली जो है वो नहीं लिया गया है, लिया जाएगा एनईपी 2020 के आने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के आने के बाद ये क्लियरली ये चीजें होंगी. अभी तक ऐसा नहीं होता आ रहा है. एनईपी 2020 ने बोला है कि भैया होगा, और उसी के बेसिस के ऊपर टीचर्स को आगे प्रमोशन मिलेगा. तो अभी तक तो ऐसा रेगुलरली नहीं हो रहा. इनहैंसमेंट ऑफ एकेडमिक सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं, की जाती हैं रादर. करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन एट वेरियस लेवल्स हैज बीन अपडेटेड. बिल्कुल हाल ही में देखिए, बीएड को जो है 2 साल का किया गया था, एमएड को 2 साल का किया गया था. बीएड इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो पहले आ रहे थे अब बोल दिया गया है तो 2030 के बाद उसी को ही वैलिड माना जाएगा. रैशनलाइजेशन इन द डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन इन द इंडिया, इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं ताकि जो हमारा डिमांड और सप्लाई है वो प्रॉपर जो है वो मीट हो पाए. राइट, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी. और हाल ही में आपको एक और इंफॉर्मेशन देती हूँ, जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, मैं इनको काफी बोल रही थी कि एनईपी 2020 के बेसिस के ऊपर इन्होंने अभी एनसीएफटीई नहीं लाए हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन. एनसीईआरटी आगे दौड़ चुका है, पहले वो फाउंडेशनल स्टेज का लाया, प्रेपरेटरी का लेके आया, अभी उसने पूरा बता दिया है ना, मिडिल और सेकेंडरी का भी. लेकिन एनसीटी ने भी एक कदम लिया है, वो ये कि आईटेप यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एनसीटी ने क्या किया है, आईटेप जो है वो डिजाइन कर दिया है. आईटेप का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. मतलब कि ये जो बीए बीएड कॉलेजेस है ना 4 साल वाले, इसके अंदर वो टीचर्स जो फाउंडेशनल लेवल के लिए ट्रेन होंगे उनका अलग कोर्स है, वो टीचर जो प्रेपरेटरी लेवल के ऊपर पढ़ाना चाहते हैं उनका अलग करिकुलम उनको दिया जाएगा. वो स्टूडेंट्स जो मिडिल स्टूडेंट टीचर्स आप कह सकते हैं, जो मिडिल के ऊपर पढ़ाना चाहते हैं उनको अलग ट्रेनिंग दी जाएगी. वो जो सेकेंडरी पे एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं उनकी अलग करिकुलम डिजाइन किया है. तो ये डॉक्यूमेंट जो है एनसीटी ने हाल ही में निकाला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. आईटेप 2023 टेकन आउट बाय एनसीटी. चलिए, प्रैक्टिकम इन टीचर एजुकेशन कोर्सेज शुड बी इंप्लीमेंटेड विद द फोकस ऑन. तो हम प्रैक्टिकल्स क्यों देते हैं, ताकि फर्स्ट हैंड एक्सपोजर मिल पाए, ताकि आपकी स्किल्स जो है वो उसके अंदर आप प्रोफिशिएंसी जो है वो गेन कर पाए. आप इंटर्नशिप करते हो, टीचिंग प्रैक्टिस करते हो, ताकि आपके अंदर टीचिंग स्किल्स डेवलप हो, यानी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो. थ्योरी कोर्सेज नहीं, सोशल प्रॉब्लम्स नहीं, वैल्यू ओरिएंटेशन नहीं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43, इंटर्नशिप फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बीएड करिकुलम. टीचिंग प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, क्यों क्यों इंटीग्रल पार्ट है. तो दो ऑप्शंस के बीच में आपको टसल हो सकता है यहाँ पे.
देखिए, इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। प्रॉपर फ्रेमिंग नहीं है बट टोटल पार्टिसिपेशन की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज। बिल्कुल, इंटर्नशिप हम इसलिए करते हैं ना कि टीचिंग स्किल्स के अंदर आप प्रोफिशिएंसी गेन कर पाओ, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ स्कूल प्रोग्राम्स, बिल्कुल नॉलेज भी मिलती है आपको। लेकिन यहाँ पे ना टोटल की बात कर दी, यानी सब कुछ। तो टोटल पार्टिसिपेशन इन स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज इसका जो है सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट advanced in favor of enhancing the duration of B.Ed program from 1 year to 2 years। अभी ऐसे B.Ed जो है 1 साल से 2 साल को जो है किया गया। Identify those which are favorable to this। तो 6 स्टेटमेंट्स हैं, पढ़िए, पॉज करिए वीडियो को एंड देन मैच योर आंसर। Go for strongest 4। तो मेरा तो एक ऑप्शन हटाया और उससे मेरा आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, बीएड प्रोग्राम को 2 साल का क्यों किया गया? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग रेवेन्यू टू टीचर एजुकेशन। क्या हमें टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कितना प्रॉफिट हो रहा है उस पर ध्यान देना है। चलो भाई, कहाँ पे ई, चलो यहाँ पे बीएड एलिमिनेट चलिए बाकी चेक करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोवाइड स्कोप फॉर होलिस्टिक अप्रोच टू एक्वायरिंग टीचिंग बिहेवियर। ओवरऑल मान लो थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी, यस, ऑप्शन नंबर ए को कंसिडर किया जा सकता है। Enhanced duration expands the scope of interactive experiences। Again, theory भी पढ़ रहे हो, जाके teaching practice भी कर रहे हो, okay fine। Those which are non-serious are screened out। Actually में ना ये सही में हो रहा है। हम जब like यूनिवर्सिटीज में जाते हैं या कॉलेजेस में जाते हैं, एनरोलमेंट्स कम हो गई हैं। एमएड में 2 साल की एमएड है, बहुत कम एनरोलमेंट्स होती है। बीए बीएड में बहुत अच्छी जा रही है, प्लेन बीएड के अंदर कम हो गई एनरोलमेंट। व्हाई? बिकॉज पहले माना जाता था कि 1 साल का कोर्स है, चलो बच्चे को कराया, टीचर बन गई जिंदगी के लिए, है ना, या टीचर बन गया जिंदगी के लिए, बस 1 साल का तो सीरियसली लेते ही नहीं थे टीचर को। तो भी हाल ही में प्रोफेशनल कोर्स जो है वो माना है, राइट, टीचिंग को एक्चुअली में 2014 ऑनवर्ड्स। तो जो भी सीरियस नहीं है, अगर सीरियस होगा वो 2 का 4 साल भी करेगा, 4 का 6 साल भी करेगा, राइट। और जो नॉन सीरियस है, जो मान के चलता है 1 साल में सब कुछ हो जाना था, तो नॉन सीरियस जो होते हैं ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं इस प्रोसेस से। जो आते ही बीएड में इसलिए थे कि चलो 1 साल के अंदर आप गेन करके बैठ गए, सर्टिफिकेट मिल गया, कहीं पे भी टीच कर लो। तो इसका आंसर क्लियरली ऑप्शन नंबर बी है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। एंड effective program of teacher education aims at developing teacher proficiency and competency that will consequently empower the teacher with which of the following? So 5 statements, choose the strongest 4। तो चलिए, एक इफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एम करता है टीचर प्रोफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंस दैट विल इवेंचुअली एम्पावर द टीचर विद विच ऑफ द फॉलोइंग? स्किल इन डिजाइनिंग टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ईगरनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही। अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हो, सेमिनार्स कर रहे हो। Ability to minimize the wastage of resources,
करनी चाहिए कोशिश, बट क्या इसीलिए इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन जो टीचिंग जो कॉम्पिटेंसी जो है या टीचिंग प्रोफिशिएंसी है, क्या उसके अंदर एबिलिटी टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर फोकस किया जाता है? आई एम डाउटफुल, कीप इट असाइड, लेट्स रीड हियर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस इन क्लास, जैसे हम इंटरेक्टिव स्किल्स की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बिल्कुल। कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे हो, राइट, प्रोफिशिएंसी इन कॉम्पिटेंसीज, तो ये होना चाहिए। कॉम्पिटेंसीज इन मेकिंग क्वालिटी डिसीजंस अबाउट मैनेजिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग, तो इसको जी हम एलिमिनेट कर देंगे। सी कहाँ नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, राइट। So yes, so that's all about today's class, my dear students. I hope you enjoyed it. Or so that's all about the class, students. I hope आपको मजा आया होगा मैराथन अटेंड करके। कमेंट सेक्शन में बताया करो मुझे, I do read the comments, and based on that next classes will be designed. So yes, again, reminder for the book, do join the Telegram channel and take care of yourself. Let's see each other in the next marathon, and all the best. Keep preparing hard, and at the same time take very good care of yourselves. Bye bye.